हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में स्वागत करता हूं। हम लोग अपने चैनल पर लेखपाल के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है उसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है वो हम लोग आगामी 2-4 दिनों में आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो जैसे कि हम लोग लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कल किए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट दूसरा हिंदी के लिए सॉल्व करते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट है हमारा ये, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दुःशासन में संधि है। तो ऑप्शन ये है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि और डी ऑप्शन है दीर्घ संधि। तो दुःशासन का जो संधि विच्छेद होता है, दुःशासन का संधि विच्छेद होता है दु विसर्ग धन शासन। तो आपको यहाँ विसर्ग दिख गया, विसर्ग दिख गया तो आपको इससे देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ विसर्ग दिख रहा है और जब इसकी संधि कर रहे हैं तो विसर्ग का लोप हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पे क्या नियम लग रहा है जिसकी वजह से इसकी संधि में ये विसर्ग गायब हो जा रहा है? तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि विसर्ग के बाद यदि चा, छा और सा शब्द आए और विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, तो विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ रहा है? विसर्ग से पहले यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है? ऊ स्वर आ रहा है। तो विसर्ग से पहले यहाँ ऊ स्वर आ रहा है तथा विसर्ग के बाद चा, छा और सा शब्द आ रहे हैं, तो इस विसर्ग का जो लोप होता है वो विसर्ग कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होके सलजम वाला सा, हलंत के साथ सलजम वाला सा बन जाता है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो सत चरित्र में संधि विच्छेद होगा, पूछ रखा है। तो सत चरित्र का संधि विच्छेद निकालेंगे हम। तो सत चरित्र का संधि विच्छेद होता है सत धन चरित्र। तो जो हम लोग का पहला ऑप्शन है वो सत है, धन चरित्र है, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो सत धन चरित्र है, लेकिन यहाँ पे हलंत लगा हुआ, इसलिए हम लोग का बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि की ता संबंधी नियम लिखता है। यदि ता के बाद चा और छा शब्द आते हैं तो ता कन्वर्ट होके आधा चा बन जाता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का तीसरा है वो है देशभक्ति में समास होगा। तो देशभक्ति का जो समास विग्रह होता है वो होता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और ऑप्शन दे रखा है संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। मतलब जो ये प्रश्न जो है वो तत्पुरुष समास का पार्ट है। तो देश के लिए भक्ति, तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो देश के लिए भक्ति, तो कौन सा इसमें समास होगा? इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो क्योंकि इसमें देश के लिए भक्ति की जा रही है और के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में आता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है आशा लता में समास होगा। तो आशा लता का जो समास विग्रह होगा वो होगा आशा रूपी लता, आशा रूपी लता। यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है क्योंकि लता के बारे में बातें की जा रही हैं और आशा क्या है? आशा विशेषता बता रहा है किसकी? लता की। तो जहाँ पे उत्तर पद जो है उसकी विशेषता पूर्व पद बताता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। मतलब यहाँ पे आशा विशेषण है और लता जो है वो विशेष से है, या फिर कह सकते हैं कि आशा उपमान है और जो लता है वो उपमेय है। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है मजिस्ट्रेट शब्द है। तो मजिस्ट्रेट तत्सम शब्द है, बी ऑप्शन है तद्भव। तो मजिस्ट्रेट तत्सम शब्द नहीं है, ना ही मजिस्ट्रेट तद्भव शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। मजिस्ट्रेट देशज शब्द भी नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है वो विदेशज भाषा का, मतलब विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो विदेशज शब्द है। अगला जो प्रश्न है उसमें करेले का तत्सम पूछ रखा है। तो कपड़ा जो होता है इसका तत्सम जो होता है वो करपटक होता है, करपटक। कदली जो होता है यह तत्सम होता है केले का, मतलब केला का तत्सम जो होता है वो कदली होता है। कटुक जो तत्सम होता है वो कड़ुआ का तत्सम होता है, कटुक। और हमसे पूछ रखा है करेला का तत्सम, तो कंडूर जो हो जाएगा वो हम लोगों का करेला का तत्सम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में बहुवचन शब्द होगा। सामग्री, सामान, हस्ताक्षर और जनता। तो
सामग्री जो है वो एक वचन शब्द होता है, सामान भी एक वचन शब्द होता है, और जनता जो भी होती है वो भी एक ही वचन शब्द होती है। तो जो हमारा बहुवचन शब्द होगा इसमें से वो होगा हस्ताक्षर। ठीक है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए, मतलब हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है तेली। तो तेली का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है, तेली एक पुल्लिंग शब्द है, तेली का स्त्रीलिंग शब्द होता है तेलिन। अगला जो है बी ऑप्शन है वो भिक्षु। भिक्षु ये भी पुल्लिंग शब्द है, भिक्षु का स्त्रीलिंग शब्द होता है भिक्षुड़ी। दही जो होता है ये हमारा पुल्लिंग शब्द होता है, दही, पानी और हाथी, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रीति। तो अगला प्रश्न पूछा है, 9वां प्रश्न जो है वो कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। इसमें सब लोग संबोधन को भूल जाते हैं और 7 काउंट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे मिस्टेक होती है। लेकिन संबोधन को काउंट करके कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है करण कारक का लक्षण है। तो क्रिया को संपन्न करने वाला कहलाता है, ये कर्ता कहलाता है। क्रिया को संपन्न करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। क्रिया से प्रभावित होने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया से जो प्रभावित होता है उसको बोलते हैं कर्म। क्रिया का साधन उपकरण जो होता है उसको बोलते हैं करण। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा सी। तो जो करण कारक का लक्षण है वो है क्रिया का साधन या उपकरण। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वन का पर्यायवाची नहीं है। तो वन का पर्यायवाची होता है, कांतार भी वन का पर्यायवाची होता है, विपिन भी वन का पर्यायवाची होता है, और अटवी भी वन का पर्यायवाची है। लेकिन जो ये अनीकनी है ये पर्यायवाची होता है सेना का। अनीकनी पर्यायवाची होता है सेना का। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है किरण का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो अंशु जो होता है वो किरण का पर्यायवाची होता है, प्रकाश जो होता है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है, रश्मि जो होता है वो किरण का पर्यायवाची होता है, और मयूख भी किरण का पर्यायवाची होता है। लेकिन प्रकाश का पर्यायवाची जो होता है ज्योति और द्युति, और किरण का पर्यायवाची जो होता है वो अंशु, रश्मि और मयूख होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो तिरोभूत ऑप्शन पहला है, बी ऑप्शन है तिरोभाव, सी ऑप्शन है आविर्भूत, और डी ऑप्शन है आभ्यंतर। तो आभ्यंतर जो होता है ये विलोम होता है बाह्य का, आविर्भूत जो विलोम होता है वो होता है तिरोभूत का। तो तिरोभूत का ए और सी ऑप्शन जो है वो एक दूसरे के विलोम है, तो ए और सी ऑप्शन गलत हो गए। तो आविर्भाव का विलोम शब्द बन जाएगा तिरोभाव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो है एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार मतलब होता है जिसपे सिर्फ केवल किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। तो एक व्यक्ति का अधिकार हो तो उसका विलोम पूछा है, तो वो चीज़ें जिसपे सबका अधिकार हो, मतलब सर्वाधिकार। तो एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, सर्वाधिकार। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेकाधिकार होता है जिसपे अनेक लोगों का अधिकार हो लेकिन सभी लोगों का अधिकार नहीं हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो पूछा है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर होने वाला उत्सव है। तो पहला ऑप्शन है हीरक जयंती। तो हीरक जयंती जो होता है वो 60 वर्षों पर मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है बी रजत जयंती। रजत जयंती क्या है, ये 25 वर्षों पर मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन है शताब्दी। 100 वर्ष जब पूरा होता है तो उसको बोलते हैं शताब्दी। और डी ऑप्शन जो है स्वर्ण जयंती। तो 50 वर्ष जब किसी संस्था का पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्वर्ण जयंती। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ए ऑप्शन लिखा है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना ऐसे ना लिख के ज्योत्सना लिखा जाता है, वो शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना इस तरह लिखा जाता है। कभी इत्री नहीं होता है, इसका जो ये भी गलत है। इसका जो शुद्ध होता है का, वा और या यहाँ पर छोटी मानता है ई और त्रा पर बड़ी मानता है कौ इत्री। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। उज्ज्वल, उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। और 6 ना लिख के क्या लिखा जाता है, 6 पे विसर्ग लगाया जाता है, ये ऑप्शन से होता है। ठीक है, तो इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन उज्ज्वल। अगला प्रश्न 17वां जो है हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन पहला है तुच्छ वस्तु, बी है कीमती वस्तु, सी है कमजोर वस्तु और डी है भारी वस्तु। तो हाथ के मैल मुहावरे का अर्थ जो होता है वो होता है तुच्छ वस्तु या मूल्यहीन वस्तु। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 3 कनौजिया 13 चूल्हा लोकोक्ति का अर्थ है। तो जितने आदमी उतने विचार, बी जितने व्यक्ति उतना चूल्हा,
डी ऑप्शन है संसाधन की कमी और सी ऑप्शन है संसाधन की अधिकता। तो इसका संसाधन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। जितने व्यक्ति उतना चूल्हा, तो जैसा कि 3 कनौजिया और 13 चूल्हा दे रखा है, लेकिन इसमें दे रखा है क्या, जितने व्यक्ति उतना चूल्हा, तो क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन से गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए से होगा, 3 कनौजिया 13 चूल्हा, मतलब जितने व्यक्ति उतने विचार। माथा ठगना मुहावरे का अर्थ होता है शक होना किसी व्यक्ति पे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति की आत्मा ए पार्ट जितनी विशाल है बी पार्ट वो उतना ही बड़ा महापुरुष है, सी पार्ट और डी पार्ट कोई त्रुटि नहीं है। ये प्रश्न जो है वो त्रुटि से संबंधित है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, जितनी विशाल है इसमें भी कोई एरर नहीं है, वो उतना ही बड़ा महापुरुष है। बड़ा और महापुरुष ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि बड़ा भी किसी बहुत महान व्यक्ति के लिए किया जाता है और महापुरुष भी किसी महान व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों जब साथ आ जाएंगे तो ये अति संयुक्त सेंटेंस बन जाएगा, जो कि किसी भी भाषा में माना नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़ा शब्द ना आकर के यहाँ पे महापुरुष शब्द आएगा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वो उतना ही महापुरुष है, ठीक है। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, यहाँ सी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वाक्य शुद्धि से संबंधित है। जैसे ऑप्शन ये है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो बच्चे को काट कर थोड़ी ना फल खिलाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बच्चों को काट कर फल खिलाओ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो क्या काटेंगे, फल को काटेंगे, तो फल काट कर खिलाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो भी त्रुटि से संबंधित है कि धनवान को व्यर्थ, ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई करेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट में है बेकार में, और उसके बाद सी पार्ट है सहायता देकर, और डी पार्ट है कोई लाभ नहीं होगा, और उसके बाद ई पार्ट क्या है सेंटेंस का कि कोई त्रुटि नहीं है। तो धनवान को व्यर्थ, यहाँ तक कोई एरर नहीं है, व्यर्थ। उसके बाद बी पार्ट में है क्या बेकार में, तो देखो यहाँ व्यर्थ है और यहाँ बेकार, इन दोनों का मतलब बेकार ही होता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे एरर किस पार्ट में दिख रही है, एरर हम लोग को दिख रही है बी पार्ट में। इसलिए हम लोग का जो इसमें ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन से होगा कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो सही बनेगा वो बनेगा धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है। तो अगला जो प्रश्न हम लोगों का है वो अपठित गद्यांश है। तो अपठित गद्यांश को पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अपठित गद्यांश है, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती है। उस उच्च स्तर से जितने भी क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इस पर जो पहला प्रश्न है, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। तो उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, तो हम पढ़ेंगे उच्च साहित्य की वो भावभूमि है, तो जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उच्च साहित्य की वो भावभूमि है। तो उच्च साहित्य की भावभूमि का क्या है, जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 23वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, नहीं पाती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप किससे होते हैं, उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं वो किससे होते हैं, वो आत्म प्रेरणा से होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25वां और पैराग्राफ पर संबंधित अंतिम प्रश्न जो हमारा है उसमें पूछा है, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। तो हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा को। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है, गाथा को, तो ये गलत हो जाएगा, संस्मरण को, तो ये भी गलत हो जाएगा, और निबंध, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंदी में आत्मकथा की विधा को पाखंड कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन का आज हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस समाप्त होता है। और यदि आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।